नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सतीश त्यागी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और इस समय जो चुनाव का जो वक्त चल रहा है, जो चुनावी जो माहौल चल रहा है, आखिरकार इसमें किसकी हवा चल रही है। क्योंकि कोई कह रहा है कि बीजेपी बाजी मारेगी, कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पार निकल जाएगी। चुनाव में थोड़ा वक्त है और इस समय कौन कौन से जो मुद्दे हैं, जब टिकट वितरण होगा उसके बाद कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उछलेंगे, जिन पर नेता वोट मांगेंगे। सबसे पहले सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार सर, चुनाव की तारीख 5 तारीख कर दी गई है, 1 तारीख थी, 5 तारीख को वोटिंग होगी जी। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल है प्रदेश का इस समय कि हवा किसकी है? बीजेपी की हवा है, जेजेपी की है, इनेलो की है या कांग्रेस की है? देखिए, हवा अभी बननी शुरू हुई है। जैसा आपने कहा, 1 महीना भी चुनाव का है, कैंडिडेट से भी डिक्लेयर हुए नहीं है। अभी ऊपरी तौर पे हम देखें तो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। और भी क्षेत्रीय दल हैं, इंडियन नेशनल लोक दल बीएसपी का जो अलायंस है वो है, जेजेपी प्लस आम आदमी पार्टी का अलायंस है। तो ये भी है वहाँ पे। मेनली जो मुद्दा है सारा का सारा जो चुनाव का केंद्रित हो गया है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। अब भाजपा चूंकि पिछले 10 साल से शासन में है तो उसकी जवाबदेही है लोगों को बताना कि पिछले 10 वर्षों में उसने क्या किया है। और कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल होने के नाते ये पूछने का अधिकार है कि भाई आप बताएं कि आपने क्या करा है। इसीलिए कांग्रेस का कार्यक्रम जो है वो कहते हैं कि 10 साल का हिसाब हमें दीजिए। कांग्रेस मांगे 10 साल का हिसाब। जब वो ये कहते हैं कांग्रेस मांगे 10 साल का हिसाब, एक्चुअल में वो प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि बन के ये मांग कर रहे हैं कि हमें 10 साल का लेखा जोखा दो। आम तौर पे चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होने चाहिए कि आपकी क्या उपलब्धि है 10 साल की, क्या आपको क्यों तीसरी टर्म दी जाए और क्यों ना लोग हमें वोट दें चूंकि हम आपसे बेहतर कर सकते थे। कांग्रेस का एक ड्यूरेशन रहा है लगभग 9.5-10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और उसके बाद में भाजपा का मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में रहा है। अब लोगों के सामने प्रदेश के दोनों की शासन प्रणाली का, उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने है। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जैसे चुनाव में आएगी और उसको यही मुद्दा बनाना है, बनाएगी भी वो, कि हमने विकास किया है और उन 10 साल से ज़्यादा किया है। मनोहर लाल खट्टर भी कहते थे कि पिछले 60-70 साल में जो कांग्रेस ने विकास किया वो हमने करा, और कांग्रेस ये कहती है कि हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। तो मेन तो आमतौर पे डेवलपमेंट को लेके ही सारी की सारी मुद्दे की बात होगी, लेकिन ये जो है जो दिख रहा है बाहर, इसके इतर राजनीति होती है। राजनीति में विकास के मुद्दे पे वोट वगैरह मिलते नहीं है। यहाँ तो जातीय समीकरण मैटर करते हैं, क्षेत्र के समीकरण मैटर करते हैं, और कैंडिडेट आपने कैसे उतारा वो मैटर करता है। कैंडिडेट कितना आर्थिक रूप से संपन्न है, संसाधन उसके पास में, वो मैटर करता है। तो रियल इलेक्शनरिंग जो है ना, जो चुनाव लड़ना, वो इन जो ऊपर की बातें हैं विकास वगैरह की, इनसे बहुत अलग हटके होता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय बिल्कुल चुनौती है। चुनौती इस बात की है कि 10 साल के बाद वो तीसरी बार कैसे आए। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जैसे आपने बात की कि भाई विकास की बात नहीं होगी चुनाव में, जात पात की बात होगी, तो विकास क्या की भी होगी। तो क्या जो सीएम साहब का जो बयान आया था कि ये जो जाट हैं वो देशभक्त हैं, तो क्या ये हम उस चुनाव से जोड़ सकते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। अब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और चुनावी माहौल में बोल रहे हैं तो इसका मतलब केवल राजनीति, उनकी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बैठे हैं उसकी व्याख्या तो इसी तरह करेंगे ना कि उन्होंने क्यों कहा। उसके पीछे उनका साफ मकसद ये है, उनको ये लग रहा है कि हरियाणा का जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब कोई भी राजनीतिक दल है वो किसी एक जाति विशेष के आधार पर तो सरकार बनाने की स्थिति में होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। उनको ये लगा होगा कि भाजपा से कहीं ये संदेश जा रहा है कि भाजपा के लोग जाट समाज के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जाट देशभक्त होते हैं। तो ये कहने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि देशभक्त तो इस देश में हर आदमी जिसने जन्म ले रखा सारे देशभक्ति है। पर्टिकुलरली आप चिन्हित करके ये कहें कि जाट देशभक्त होते हैं। और उन्होंने आगे जो अपने डायलॉग बोले उसमें ये भी कहा कि भाई वो भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे। तो उन्होंने तो अपने बयान को खुद ही वोट से जोड़ रखा है। तो इस तरह की चीज़ें नेता करते हैं चुनावों में, ये आम बात है। और अन्य दलों के लोग हैं वो भी इस तरह की बात करेंगे। तो जाति पाति तो
पूरे देश में इसका एक असर है, उसके आधार पर टिकट दिए जाते हैं। अब आप देखिए हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 की 90 सीटें रिजर्व हैं, कहने को तो 17 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन आप वो देख लो कि 25-30 सीटें हैं जहाँ जाट समाज के विधायक होते हैं, 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ से अहीर जाति के लोग आते हैं, 4-5 ऐसे हैं जहाँ से गुज्जर कम्युनिटी के आते हैं, कहीं से रोड आते हैं। और ये व्यवस्था जो है पिछले जब से हरियाणा बना तभी से चली आ रही है। इक्का दुक्का कोई चेंज कहीं हो जाए तो हो जाए। तो हरियाणा की 90 की 90 सीटें जातिगत आधार पर ऑलरेडी बटी हुई हैं, वहाँ किसी और के लिए कोई संभावना है ही नहीं। और इससे भी अलग अगर मैं बात करूं, जैसे पर्टिकुलरली जाट समाज में, वहां तो गोत्रों में बटी हुई है। गढ़ी सांपला कलोई है, हुड्डा गोत्र के लिए है, बेरी है कादियान गोत्र के लिए है, कोई राठी गोत्र के लिए है बहादुरगढ़ में, कोई मतलब कभी कभी चुनौती वहां जून गोत्र आ जाएगा। तो जहां जिस गोत्र की प्रमुखता है जिस चुनाव क्षेत्र में, आप देखेंगे वहीं से लोगों को लाया जाता है। तो हर सीट यहाँ जातिगत आधार पर बटी है, तो राजनीति जाति के आधार पर क्यों नहीं होगी? जाहिर सी बात है राजनीति के आधार पर होगी। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हमें जिस तरीके से मनोहर लाल जी को हटाया गया, नायब सैनी को सीएम बनाया गया, तो पहले ये था कि बीजेपी जो है नॉन जाट की राजनीति करती है और इसी वजह से नायब सैनी को आगे बढ़ाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि नायब सैनी को आगे बढ़ाने से बीजेपी को कोई लाभ हो रहा है? देखिए, भाजपा ने अपनी पहली हार तो यही मान ली थी, उन्होंने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को हटाया। क्यों हटाया? अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और वो हरियाणा को साथ लेके चल रहे थे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये जो लफाजी हो रही थी, अगर उन सारे मानकों पे उन पैमानों पर अगर खट्टर साहब की सरकार बहुत अच्छा चल रही थी तो उनको हटाने की जरूरत क्या थी? लेकिन उनको हटाने की जरूरत इसलिए थी कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, एक उसका वोट बैंक है पुराना जो शुरू से चला रहा है जनसंघ के जमाने से, जिसमें ब्राह्मण बढ़िया इस तरह की कास्ट है, हरियाणा में खासतौर से जो माइग्रेटेड लोग हैं पंजाबी समुदाय वो है। अब इनको अपना अगर विस्तार करना है तो और जातियों में जाना होगा, और जातियों में आपने जाना तो जातियों में ही आप तलाश करोगे कि कोई भी जाति क्यों नाराज है, या जाति के अंदर कौन सा ऐसा सामाजिक समूह है जो उस प्रमुखता रखने वाले ग्रुप से नाराज है। तो उन चीज़ों का बहुत बारीकी से अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति खेली है। जहाँ जहाँ भी उसको लग रहा है कि मुझे गोत्र का फायदा मिल सकता है तो वो चीज़ें चल रही हैं। जहाँ ये लग रहा है कि नंबर 2 की कोई जाति है किसी विधानसभा क्षेत्र में तो उसको उठा लिया और बाकी अपना परंपरागत वोट मिला है, तो इस तरह के समीकरण चल रहे हैं। और इसको मैं कोई बहुत गलत नहीं मानता, क्योंकि राजनीति में सब दल इस तरह की हरकतें करते ही। डॉक्टर साहब, जब 2 टर्म भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाली, उसके बाद उनकी 15 सीटें आई थी तीसरी बार उनकी, तो क्या ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी का होगा या आपको लग रहा है कि नहीं कि मुकाबला बनेगा? देखिए, सब लोगों पर निर्भर करता, मुकाबला तो होगा, क्योंकि 2 दल हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफा सब कुछ हो जाएगा। मैंने जो कहा ना आपको कि जब चुनाव होगा असल में जब, तो बहुत सारे फैक्टर काउंट होते हैं। बीजेपी अपने ढंग से रणनीति बना रही है अपनी, और कांग्रेस अपनी तरफ से बना रही है। कांग्रेस के पक्ष में केवल ये बात जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की प्रदेश की भी है और 10 साल की केंद्रीय स्तर की भी है। और जो केंद्र की थी, जो राष्ट्रीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके परिणाम आए, क्योंकि शून्य पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 5 सीटें ले गई और बीजेपी 10 से 5 पे आई है। तो बिल्कुल साफ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और कांग्रेस पार्टी की शक्ति बढ़ी है। तो अगर हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव लोगों के दिमाग पर ज़्यादा हुआ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आज की तारीख में लग रहा है अगर सब चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो आपने 15 सीटें बताई, मैं सोच रहा हूँ कि शायद 15 और 25 के बीच में कहीं भाजपा सिमट के ना रह जाए, इसकी संभावना है। तो सब जिस तरह से जेजेपी लड़ रही है, नेलो लड़ रही है, आम आदमी पार्टी है, मायावती की पार्टी है, कई पार्टियों के गठबंधन भी हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई किंग मेकर हम बनेंगे, चाबी हमारे पास रहेगी, ये हम सरकार में से शामिल होंगे? कोई आपको लगता है कोई ऐसी पार्टी जो सीटें निकाल पाएगी? तो उन दलों ने ये तो मान लिया, उन गठबंधनों ने ये मान लिया कि हम किंग मेकर ही होंगे, चाबी हमारे पास होगी। वो 5 सीट की हो सकती है, 7 सीट की, 10 सीट की, यही हो सकती है। तो उन्होंने तो अपने आप को सरकार बनाने का दावा तो वो कर नहीं रहे, उस रेस से तो अलग कर लिया, उससे से बाहर निकल चुके हैं, है ना। अब तय क्या करना होता है परविंदर जी, सारा लोगों ने तय करना है, जनता ने तय करना है। अगर जनता ये तय कर चुकी है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बाहर ले जाना है, नहीं देनी इनको सत्ता, तो फिर ये जो है ना उसमें कैंडिडेट और ये मुद्दे होते मैटर नहीं करते, फिर तो एक तरफा वोट पड़ेगा। इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस पार्टी को आज के माहौल में
अच्छा समर्थन लोगों से मिलने की उम्मीद है। आप कितने का आंकड़ा निकालते हैं, बीजेपी को कितनी मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी मिलेंगी? ये बहुत मुश्किल काम है और निकालना भी नहीं चाहिए। जो लोग राजनीति के वाचर हैं, देखते हैं उसको, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि भाई कितनी सीट आएंगी पक्का, और अभी तो नहीं कर सकते। आप शायद चुनाव जब 5-6 दिन रह जाए तो आप मेरे से फोन पे पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा। डॉक्टर साहब क्या अनुमान लगा ये हो सकता है कि मतलब कौन बड़ी पार्टी कौन सी बनेगी, आपने या इसके आसपास जा सकते हैं? भाजपा की 15 सीट बताई, मैंने 15 से 25 बता दी। 10 सीट आप और सबकी निकाल लो है? अगर वहां 35 भी है अधिकतम, तो इधर कितनी बचेंगी? 55 सीटें बचेंगी। तो 55 और 65 के बीच कहीं कांग्रेस आज खड़ी है, बशर्ते बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं इस पे कि टिकटों का वितरण ठीक हो, है ना, और पार्टी एकजुट होकर एक अच्छे संगठन के साथ चुनाव मैदान में जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है, और मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता कि ये होके ही रहेगा। हाँ, ये एक चीज है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में है, मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी से उसका मुकाबला है। ये नहीं कह सकते कि भाजपा कतई बिल्कुल गई गुजरी पार्टी, उसका कुछ नहीं होना, क्योंकि टक्कर उन दोनों के बीच में है। बाकी जो दल हैं वो आपने बता दिया कि वो किंग मेकर की भूमिका में है, और वो चाहते हैं कि ऐसी कोई सरकार बने जिसे पूर्ण बहुमत ना मिले और हम लोग उसे समर्थन देके अपने एजेंडे को पूरा करें। डॉक्टर साहब आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब चुनाव आगे बढ़ रहा है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहेगा, या गरीबी का मुद्दा हावी रहेगा, या फिर राजनीति अपने तरीके से रंग बदलेगी? देखिए, रहने चाहिए मुद्दे, तो सबसे जरूरी यही है। और भारत की राजनीति की विडंबना ये है कि इससे अलग जो और बाह्य, क्योंकि मैंने सवाल इसलिए किया है क्योंकि सीएम ने कहा कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 ज्वाइनिंग कराऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं 1 लाख कराऊंगा, मैं बच्चे तैयारी करें। ये तो होता है, जो भी दल सत्ता माने की बात करे, उन्हें पता है कि हरियाणा बेरोजगारी की स्थिति में इस देश में नंबर 1 पे है, इसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो आपको ये बात तो करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग इसी वजह से वोट देते हैं, बहुत बड़ा समाज का ऐसा तबका है जो इन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है। बेशक राजनेता उठाएं या ना उठाएं, लेकिन उसका वोट करने का अधिकार यही होता है। तो उसके लिए बेहतर स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ये साफ कर दे कि पिछले 10 वर्षों में उसने कितनी जॉब दी है, किन किन क्षेत्रों में दी है। एक वाइट पेपर उनको जारी करना चाहिए, और कांग्रेस को भी कर देना चाहिए चुनाव से पहले 1 महीने का टाइम है, ताकि प्रदेश की जनता ये देख ले कि रोजगार सृजन जो है सबसे ज्यादा किसके टाइम में हुआ है। तो सुना आपने डॉक्टर सतीश त्यागी जी को, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सरकार को जो मुद्दे हैं, असल जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो गरीबी का मुद्दा हो, उन पर सरकार को या विपक्ष को उन पर अपनी राय रखनी चाहिए और इसी पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहब, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।